नमस्कार। अर्थ डिबेट विद साहिल के देख रहे हैं आप सब। बात करेंगे पीओजेके को लेकर। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर यानी पीओजेके में हालात लगातार विस्फोटक होते जा रहे हैं। पिछले कई हफ्तों में जारी विरोध प्रदर्शन अब केवल महंगाई, बिजली और आटे की सब्सिडी तक सीमित नहीं रहे, बल्कि स्थानीय राजनीतिक अधिकारों और शासन व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उनकी आवाज को दबाने की बल प्रयोग किया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान इसे कानून व्यवस्था का मामला बता रहा है। इसी बीच प्रतिबंध, गिरफ्तारियां और सुरक्षा कार्रवाई ने तनाव को और बढ़ा दिया है। स्थानीय संगठनों का दावा है कि आम लोगों की मांगों को अनदेखा किया जा रहा है। वहीं पाकिस्तान सरकार और सेना पर दमन के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। दूसरी ओर इस पूरे घटनाक्रम ने पाकिस्तान के उस नैरेटिव पर भी सवाल खड़े किए हैं जिसमें वे खुद को कश्मीरियों का सबसे बड़ा हितैषी बताता रहा है। सवाल यह है कि क्या पीओजेके में बढ़ता असंतोष पाकिस्तान के लिए सिर्फ कानून व्यवस्था की चुनौती है या फिर यह गहरे राजनीतिक संकट का संकेत है? क्या यह आंदोलन आगे चलकर पाकिस्तान के लिए बड़ा सिरदर्द बन सकता है और इसका क्षेत्रीय सुरक्षा तथा भारत पाकिस्तान संबंधों पर क्या असर पड़ सकता है? इसी बड़े मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। तीन खास मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं, पर पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे, फिर चर्चा का और रुख करेंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में हालात गंभीर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान की सेना यहां के लोगों पर बर्बरता से हमले कर रही है। इस इलाके में इंटरनेट और फोन सेवा बंद है। इस वजह से यहां से तस्वीरें दुनिया के सामने नहीं आ पा रही हैं। भारत में भी इस मामले को लेकर उबाल देखने को मिल रहा है। शिवसेना यूबीटी के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष मनीष साहनी और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पीओके के जो हालात हैं, हम सब उससे परेशान हैं। जिस तरह से वहां पर ताकत का इस्तेमाल हो रहा है और बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, हम यही उम्मीद करते हैं कि वहां पर अमन कायम रहे। जहाँ तक उस हिस्से के कश्मीर के हालात हैं, हम सब परेशान हैं। जो वहाँ से रिपोर्टें आ रही हैं, जिस तरह ताकत का इस्तेमाल हो रहा है और बेगुनाह लोगों को जो है निशाना बनाया जा रहा है, हम तो यही उम्मीद करेंगे कि वहाँ पे भी अमन जो है कायम रहे। उमर अब्दुल्ला के अलावा शिवसेना यूबीटी के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष मनीष साहनी ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए हमारी चेतावनी, पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा गुंडा है मुनीर, उससे कहना चाहता हूं कि जिस पीओके में आप बर्बरता दिखा रहे हैं वो भारत की जमीन पर है। देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान के नाम हमारी चेतावनी है। वो सबसे बड़ा जो पाकिस्तान का गुंडा है, जो सेना की वर्दी, जर्नल की वर्दी डालकर जो है वहाँ बर्बरता दिखाता है, उसके नाम चेतावनी है कि जिस पीओजेके को आप अपने बाप दादाओं की जगीर समझकर वहाँ बर्बरता दिखा रहे हो, खून की होली खेल रहे हो, वो आपकी जो है बाप दादाओं की जगीर नहीं है। वो जम्मू कश्मीर और भारत का अंग है। आप ये सेना की वर्दी में जो जनरल मुनीर पाकिस्तान का सबसे बड़ा गुंडा और बर्बरता वाला गुंडा जो है वो साबित हो रहा है। अब पीओजेके के लोग जो है पाकिस्तान की सरपरस्ती उनको कबूल नहीं है, उनको अवैध कब्जा उनका कबूल नहीं है, उनको अपने अधिकार चाहिए। वो भारत समेत पूरे विश्व से जो है इस समय वो गुहार लगा रहे हैं। हम भी अपने प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार से जो है गुहार लगाते हैं कि 1994 के अंदर जो पार्लियामेंट के अंदर प्रस्ताव पास हुआ था पीओजेके को लेकर कि वो भारत का अभिन्न अंग है, भारत का हिस्सा है, उसको जमीनी स्तर पर लागू कीजिए। हमारी सेनाओं को आदेश दीजिए कि पीओजेके के अंदर जो पाकिस्तान सेना के अंदर सेना के वर्दी में गुंडे, वहां की पुलिस की वर्दी में जो गुंडे हमारे लोगों पर बर्बरता दिखा रहे हैं, उन पर जो गोलियां बरसा रहे हैं, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करे। आपको जानकारी के लिए बता दें कि पीओके में पिछले 52 से 53 दिनों के भीतर पाकिस्तान की सेना के जुल्म से करीब 100 लोगों की मौत हो चुकी है और अकेले पिछले 3 दिनों में कम से कम 40 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ये आंकड़े जेएएसी की तरफ से जारी किए गए हैं। चलिए चर्चा का रुख करते हैं। तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे पीओजे की हालत पर अब उनका क्या रुख है, क्या वो पक्ष रखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ग्रुप कैप्टन युग देवनाथ सर, डिफेंस एक्सपर्ट सर, धन्यवाद शुक्रिया समय देने के लिए। और रंजित सहगल मैम है हमारे साथ, फॉर्मर सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल,
मैम धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अभिषेक अहलावत, फॉरेन एक्सपर्ट। धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। तो शुरुआत में ग्रुप कैप्टन योगेंद्र सर से करूंगा। सर, अब आप हालात पर किस तरह से अपना नजरिया रखते हैं? क्या वहां पर कदम उठाए जाने चाहिए? आखिर इतना विरोध क्यों बढ़ा, और अब क्या उनका जो उबाल था आखिर में पहुंच चुका है, जो अब देखने को मिल रहा है, और आवाज जम्मू कश्मीर तक पहुंच रही है? जम्मू में भी काफी प्रदर्शन इसको लेकर हो रहे हैं, और वहां की आवाम नारे में यही लगा रही है, इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा, जम्मू के चौराहों से इनकलाब आएगा। जी सर। साहिल जी, पीओजे में जो हालात हैं वो बहुत ही नाजुक हैं। किसी तरह से बल प्रयोग करते हुए बहुत मुश्किल हालात में डरा धमका के पाकिस्तान की जो सुरक्षा बल है वो प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि प्रदर्शनकारी जो पहले हजारों की संख्या में सड़कों पर आते थे, अब उनकी तादाद लाखों में होने वाली है। और एक और ट्रेंड जो कि बहुत रिसेंट डेवलपमेंट है, हेल्दी डेवलपमेंट है, कि महिलाएं भी प्रदर्शन में सामने आकर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। क्या ये प्रदर्शन और विकराल रूप धारण कर लेगा? काफी ज्यादा संभव है, ऐसा हो सकता है। हमने बलूचिस्तान में देखा, खैबर पख्तूनख्वा में देखा कि पाकिस्तान की आर्मी, रेंजर्स, उनके जो बॉर्डर पुलिस है या फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी है, उन्होंने किस तरह से पूरे मामले को मिस हैंडल किया। ऐसा ही कुछ अब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट सोच रही है कि हथियार का इस्तेमाल करके वो इन प्रदर्शनकारियों को डरा देंगे, उनको वापस अपने गांव में भेज देंगे। ऐसा होगा नहीं। साहिल जी, चलते चलते एक सेंटेंस बोलना चाहता हूँ। मुझे तो 1971 में जो बांग्लादेश, उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान के हालात थे, जब शेख मुजीबुर रहमान ने 27 मार्च 1971 को डिक्लेयर किया था कि अब वो पश्चिम पाकिस्तान के साथ, पश्चिम पाकिस्तान के नीचे नहीं रहना चाहते, कुछ ऐसे ही माहौल लग रहा है। जी साहिल जी। ठीक है सर, मैं आता हूं दोबारा आपके पास। मैं रश्मि मैम का रुक करना चाहूंगा। मैम, पीओजे में लंबे समय से विरोध प्रदर्शन जारी है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के तौर पर आप इस पूरे घटनाक्रम को किस नजरिए से देखते हैं, और क्या ये चुनौती सामान्य मानते हैं? साहिल, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस पैनल। मैं सबसे पहले एक छोटी सी लाइन बोलूंगी, कहते हैं आवाज़े खलक नगारे खुदा। तो ये एक आम कॉमन मैन की, एक वो कहते हैं ना वॉल्केनो के हिसाब से वो चीजें दबी हुई थी। 47 में हम लोग अलग हुए, जिस तरीके से भी हुए। देन कॉर्ड ऑफ एसेशन था, जिसको ये लोग मानते नहीं है और उसको कहते हैं कि जल्दबाजी का था। लेकिन उन्होंने भी तो कुछ प्रोमिसेस अपने उन लोगों के साथ किए जिसको पीओजे के। आज भी हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली में वो सीट्स 22 और 24 सीट्स खाली हैं। लेकिन वो लोग जो कि पीओजे के में रह रहे हैं, आप 47 से अभी तक देखिए, वो इलाका अभी भी पसमानदा है। ना वहाँ पढ़ाई लिखाई है, ना वहाँ रोजगार है। इवन लीडरशिप भी उनपे थोपी जा रही है, नॉमिनेटेड। मैं आपको बताऊं, जब भूचाल आए थे और आई थिंक इट वाज 2006 और जो 2012 के आए थे, तो जब वहां पे आईसीआरसी के लोग गए वहां मदद पहुंचाने के लिए, तो डेड बॉडीज कितने दिनों तक उस डेब्रिस में थी। पाकिस्तान का जो मेन पाकिस्तान है, लाहौर है, जिससे पूरा वो रूल कर रहे हैं, तो वो लोग वहां तक नहीं पहुंचे उनके लिए मदद करने के लिए। उसमें खैर हम अभी भी बताएं, बिकॉज माई पेरेंट्स आर फ्रॉम मुजफ्फराबाद, तो हमारे कुछ रिलेटिव्स वो वीजा पे गए थे। सो उनमें से उनकी एक डेथ हुई, एंड यू वुड नॉट बिलीव कि हम उनकी बॉडी रिट्रीव करके जम्मू नहीं ला पाए। वो तो कितने दिनों तक उस डेब्रिस में दबी रही। अल्टीमेटली उनका जो भी क्रीमेशन था, इट वाज डन देयर ओनली। सो यू कैन वेल इमेजिन कि उन लोगों के पास सोर्सेस नहीं है, राइट टू वोट नहीं है, अपना नुमाइंदा चुनने का अधिकार नहीं है। वो एक सेकंड क्लास के, थर्ड क्लास सिटीजन से भी बुरी तरह ट्रीट किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई जनरेशन तो उठेगी और उसके खिलाफ आवाज उठाएगी। और दूसरी एक बात, एक फिलॉसफी पे कहे, जो आप दूसरों के लिए बोल रहे हो, तो आपने वो फसल कभी ना कभी अपने लिए भी काटनी पड़ेगी। बिकॉज यू हैड बीन ऑलवेज ट्राइंग कश्मीर कश्मीर कश्मीर। आपने अपने आप में नहीं देखा कि आपके पास जो हमारा पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है, उसके लोगों के साथ आपने क्या किया। उनके पास सिटीजनशिप नहीं है, राइट टू वोट नहीं है, और एक नुमाइंदगी आती है, हाँ जी यहाँ का प्राइम मिनिस्टर कहाँ से आ रहा है, वहीं से चुन के मेन पाकिस्तान से आके उनके ऊपर रखा जा रहा है। तो लोग कितनी देर बर्दाश्त करेंगे। सो एक बर्दाश्त की हद है। वो कहते हैं ना, सबर का घड़ा भरा है, तो भर के तो वो फूटेगा।
और इट्स नॉट इन ए घड़ा, इट्स इन ए वॉल्केनो, लिविंग वॉल्केनो। एक ज्वालामुखी फट रहा है और उसका लावा लपेट में ले जाएगा। जैसे कि मेरे से पहले स्पीकर ने कहा कि दीज आर द ऑल साइंस ऑफ एन, एक अलग से, जैसे बांग्लादेश निकला, ये लोग भी तो आपको आराम से कह रहे थे या तो हमें अलग कर दीजिए या हमें हमारे जम्मू कश्मीर के साथ मिला दीजिए। तो कितनी देर तक दबा पाएंगे? तो मैं तो यही कहूंगी कि वो जो लोग जी। कह रहे हैं वो जेन्युइन है। कुछ जिस जो कहते हैं जो जिस तन लागे वो तन जाने, वो लोग बेटर जज हैं। उनके साथ क्या हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई भी वायलेंस का रास्ता आसानी से नहीं चुनता है जब तक वो इतना मजबूर ना हो जाए, तंग ना हो जाए। तो ये तंग में जंग की नौबत आई। बिल्कुल मैम, मैं करता हूँ रुख दोबारा आपका। मैं डॉक्टर अभिषेक रावत का रुख करना चाहूंगा। सर, पाकिस्तान लंबे समय से खुद को कश्मीरियों के अधिकारों का सबसे बड़ा समर्थक बताता रहा है, लेकिन पीओजेके में लगातार विरोध, दमन के आरोप और राजनीतिक असंतोष इस पूरे नैरेटिव को गलत साबित कर रहे हैं और खासतौर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कहीं ना कहीं आवाजें उठना शुरू हो चुकी हैं। साहिल जी, सर्वप्रथम आपको, आपके दर्शकों को और मेरे दोनों को पैनलिस्ट को मेरा प्रणाम। देखिए, ये जो हम देख रहे हैं, ये है द फेलिंग आइडिया ऑफ पाकिस्तान। ये जो पाकिस्तान एक आइडिया था जिसको 47 में ब्रिटिशर्स और कुछ देश के गद्दारों ने एक मूल रूप दिया। उनका मानना ये था कि इस्लाम के नाम पे हम अलग अलग कल्चर्स को एक साथ जोड़ के रख सकते हैं। पहले बांग्लादेशियों को उन्होंने उनके साथ यही व्यवहार किया, उनकी नस्ल बदलने के लिए ऑपरेशन सर्चलाइट उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि हम इनकी नस्ल बदल देंगे पूरी तरीके से। आज उनका गुस्सा जब फूटा 71 में, तो एक नया देश बन के उभरा जिसे बांग्लादेश कहते हैं। 93,000 के आसपास ये सो कॉल्ड पाकिस्तानी आर्मी ने सरेंडर किया, कावर्ड्स ने। ये जो कायर को सिपाही हैं पाकिस्तानी आर्मी के, इन्होंने तब भी सरेंडर किया। आज भी ये अपने देश के अलग अलग हिस्सों में इसी तरीके से हरकतें कर रहे हैं। कलात, जो बलोचिस्तान का एरिया है कलात, वो लोगों ने बहुत साल तक इन्हें बर्दाश्त किया, उनको लूटा गया। ये बेसिकली जो पंजाब है पाकिस्तान का, ये सारी बीमारी की जड़ है। ये खुद तो बहुत समृद्ध हैं, वहां के जर्नल्स बहुत समृद्ध हैं। वहां का कोई जर्नल रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में नहीं रहता। केवल हमारे देश के सिपाही ऐसे हैं, हमारे जर्नल्स ऐसे हैं जो अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं, वो इसे मदरलैंड कहते हैं। वो कोई नहीं रहते, वो कनाडा भाग जाते हैं, लंदन भाग जाते हैं, यूके, यूएस, यहाँ किसी भी जगह वो भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक ना एक दिन वहीं की जनता उन्हें पकड़ पकड़ के मारेगी। और हो भी यही रहा है। कश्मीर के नाम पर उन्होंने पूरी दुनिया से चंदा लिया, कटोरा लेके सारी दुनिया में घूमे, एक प्रोपोगेंडा बनाया कि हम कश्मीरी मुसलमानों की जंग लड़ रहे हैं। उन्होंने पूरी दुनिया के सामने एक झूठा नैरेटिव एस्टेब्लिश किया कि इंडियन स्टेट, जो कि प्रोमिनेंटली इंडिया हिंदू है, हिंदू मेजोरिटी कंट्री है, कि हिंदू जो है वो कश्मीरी मुसलमानों के ऊपर अत्याचार कर रहा है। आज हमारे हिस्से में जो जम्मू एंड कश्मीर है, उसकी तरक्की देखिए, उनकी हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेजेस देखिए, हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस देखिए, हमारे यहाँ एजुकेशन फैसिलिटीज देखिए, जो अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, जो जितनी सुविधाएं आज हमारे यहाँ के जम्मू कश्मीर में हैं, उसकी 1/3 भी वो अपने इलाके में दे नहीं पा रहे। उन्होंने वहां के लोगों को केवल लॉन्च पैड की तरह यूज किया, टेररिस्ट को तैयार करने में उन लोगों का इस्तेमाल किया। उन लोगों को गरीब रखा गया, अनपढ़ रखा गया, उनके दिमाग को माइंड वॉश किया गया, उनसे जी। टेररिस्ट फैक्ट्रियां उन्होंने तैयार करी, उन्हें कैनन फोल्डर की तरह इस्तेमाल किया। पर आज जब बॉर्डर्स हमने सील कर दिए हैं, आज जब वो टेररिस्ट एक्टिविटीज कर नहीं पा रहे हैं और इनकी इकोनॉमी आज की तारीख में घुटनों पे आ चुकी है, तो वो कश्मीर के नाम पे आज कश्मीरी मुसलमान उनके लिए बोझ बन गया है। आज वहां के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो ये कह रहे हैं कि ये कश्मीरी हमारे उतने ही बड़े दुश्मन हैं जितने बड़े हिंदुस्तानी। उन लोगों के, जिन लोगों के खून से इन्होंने अपनी कोठियां भरी, जिनके खून को बहा के इन लोगों ने विदेशों में फंड्स इकट्ठा कर रखे हैं, इनके सबके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, उन लोगों की आज हालत ये बना दी है कि वो आटे दाल के लिए तरस रहे हैं, बिजली के लिए तरस रहे हैं, पानी के लिए तरस रहे हैं, मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। इनफैक्ट वो अपना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी ढंग से नहीं कर पा रहे हैं।
100 से ज्यादा मारे जा चुके। जब पिछली बार हमने इस विषय पे करी थी चर्चा, तो कैप्टन साहब थे, तो मैंने तभी कहा था कि ये तो शुरुआत है। आप देखिए, तब 30 मारे गए थे, अब 100 से ज्यादा चली गई है संख्या। अब 400 से ज्यादा गायब जा चुके हैं। पीएचडी करने वाले जो होनहार वहां के नागरिक थे, जो अपने हकों के लिए लड़ाई कर रहे थे, दे आर बीइंग शॉट डेड इन ब्राइट डे लाइट। पाकिस्तानी आर्मी जो अपने आप को मुसलमानों का रहबर बताती है, रहनुमा बताती है, अपने ही देश के मुसलमानों को मार रही है। और हैरानी की बात तो यह है कि हमारे देश के वो सो कोल्ड मुसलमानों के रहबर नेता ओवैसी, आरफा शेरवानी, ये सब लोग शांत हैं। कांग्रेस जो फिलिस्तीन का झंडा बुलंद करती है, फिलिस्तीन में मरने वाले मुसलमानों के लिए यहाँ पे घड़ियाली आंसू बहाते हैं, ये आज अपने जो जम्मू कश्मीर पाकिस्तान ने कब्जा रखा है, जब वहां के मुसलमानों को मारा जा रहा है, तो इनकी आंखों में नमी तक नहीं है। ये दुख की बात है, विडंबना है। जी बिल्कुल, मैं करता हूं रुक दोबारा आपका। मैं रुक करूंगा ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर का। सर, पीओजेके में जारी अशांति का एलओसी की सुरक्षा और पूरे जम्मू कश्मीर क्षेत्र की सामरिक स्थिति पर किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है? हाँ साहिल जी, देखिए, जब जेएसी का मूवमेंट चालू हुआ, उसके बहुत पहले से ही हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उस तरफ नजर रखी हुई थी। और ये डेवलपमेंट जो है, सबको, जो हमारी होम मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, सब अधिकारियों को आज से 2 महीने पहले, आज से 1 महीने पहले, आज से 15 दिन पहले, अब तो प्राय डेली ब्रीफिंग हो रही है। क्या इसका एलओसी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? एलओसी पर ज्यादातर जगह पे ही आर्मी और बीएसएफ डिप्लॉयड हैं, और उन सबको क्लियर ब्रीफिंग दिया गया है कि एक पॉसिबिलिटी है, रिमोट पॉसिबिलिटी है, कि जब लॉन्ग मार्च अगर ये लोग चालू करते हैं मुजफ्फराबाद की तरफ, तो जेएसी के कुछ लीडर्स ने बयान किया है कि लॉन्ग मार्च के दौरान वो एलओसी की तरफ भी मूव कर सकते हैं, क्योंकि वो उम्मीद करते हैं कि उनके जो भाई या रिश्तेदार भारत के कश्मीर में हैं, वो एलओसी पे आके उनसे मिलेंगे। अ, लेकिन बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन है भारतीय सुरक्षा बलों को कि किसी भी तरह से कोई सख्ती या वेपन सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अगर वो एलओसी पे आते हैं, तो जो लोकल बटालियन कमांडर है, या जैसे बीएसएफ में कमांडेंट साहब हैं, वो अपने काउंटर पार्ट के साथ फ्लैग मीटिंग करें और ये सुनिश्चित करें कि पाकिस्तान के जो बटालियन कमांडर हैं, या पाकिस्तान के जो रेंजर्स के कमांडेंट साहब हैं, वो एश्योरेंस दे कि वो अपने वहीं पर इन प्रदर्शनकारियों को, या जलसे में जो लोग आगे बढ़ रहे हैं बॉर्डर की तरफ, उनको रोक लें। अच्छी बात है कि अभी तक पाकिस्तान की रेंजर्स ने या उनकी जो स्टेट पुलिस है, उन्होंने इस तरह की वारदात को होने नहीं दिया। एलओसी पर आने पर बीएसएफ और आर्मी को बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि हथियारों का इस्तेमाल नहीं करना है, उनको एनकरेज करना है कि वो वापस चले जाएं। और आंकलन ही है, देखिए, होता क्या है कि हम सोचते हैं कि बीएसएफ और सीआरपीएफ के साथ पास सिर्फ बंदूक और मशीन गन और तोपें होती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पास हमारे इंटीग्रेटेड साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट और सोशल एनालिस्ट होते हैं। तो जी, एनालिस्ट जो हैं वो कह रहे हैं कि अगर ये लोग बॉर्डर तक आए, तो उपद्रव होने की संभावना शून्य है। जी ठीक है सर, मैं करता हूं दोबारा रुक आपका। काफी अहम बातें आपने रखी हैं। मैं राजीव मैम का रुक करूंगा। मैम, जब किसी आंदोलन में बड़ी संख्या में आम नागरिक शामिल हों, तब बल प्रयोग और संवाद के बीच संतुलन कैसे बनाया जाता है? क्या यह वे संतुलन दिखाई दे रहा है पाकिस्तान के अंदर? और जेएसी पर प्रतिबंध लगाने और नेताओं की गिरफ्तारी के बावजूद आंदोलन और तेज हुआ है वहां पर। देखिए, मैंने आपको कहा ना कि जब वो जुल्म की इंतहा होगी, तो हर कोई किसी का कोई स्टेक पे नहीं रहता है। सो एक ही चीज होती है कि हमें इस चीज से छुटकारा चाहिए। सो जब एक आम नागरिक इस चीज में जुड़ता है, तो वो घर से कफन बांध के निकला हुआ है। तो पाकिस्तान पे ये जो बॉर्डर टाउन्स, आई शुड से, द मुजफ्फराबाद है, या और जो एरियाज हैं जो हमारी एलओसी के साथ जुड़ रहे हैं या इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ जुड़ रहे हैं, तो ये लोग हमेशा से सप्रेस थे। नाउ दे फाइंड ए वे आउट। और एक उनको लगता है कि अभी एक आंख खुली उनकी कि हमें तो इस्तेमाल किया जा रहा था, जैसे कैप्टन साहब ने बोला कि एक लॉन्चिंग पैड्स थे या कैनन फॉडर था। तो इट इज ट्रू। नाउ दे वांट टू सी कि हमारे काउंटर पार्ट अक्रॉस द बॉर्डर
हिंदुस्तान की तरफ आप देखिए, चाहे उसी लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ अगर वो देखते हैं तो उनको लहराते खेत दिखते हैं। अगर आर्मी जवान भी दिखता है तो वेल ड्रेस्ड, वेल पॉलिश्ड, नाइस टू टॉक, और बच्चे स्कूल जाते हुए दिखते होंगे, औरतें घरों से बाहर निकल के काम करती हुई दिखती है। कहीं ना कहीं वो अपने आप को तो एनालाइज कर रहे हैं ना कि हम लोग कहाँ हैं, कि आजादी के बाद भी हम लोग तो टू नेशन थ्योरीज में तो आप गए, तो उसके बाद वो हक उन्हें कहाँ मिला, वो हक नहीं मिला। तो ये जन आंदोलन जो आप कहते हैं कि उसके बीच में बल का प्रयोग, पाकिस्तान तो बल का प्रयोग करेगा करेगा। वो दूसरा बांग्लादेश और दूसरा पीओजे के अलग होने नहीं देगा अपने आप से। ना ही वो चाहेगा कि उनका मर्जर विद जेएंडके या इंडिया के साथ हो। हालांकि वो आवाज ज्यादा बुलंद है कि हमें अपने भाइयों से मिलने दो। एक मतलब उनके लोग इधर रह रहे हैं, जैसे हम लोग हैं, हमारे अभी भी परिवार के बहुत सारे लोग वहां पे हैं, तो लेकिन फिर भी दिल तो हमारा हिंदुस्तान के लिए धड़केगा, तो उनका दिल भी उन्हीं लोगों के लिए धड़कता है। सो एक बैलेंसिंग, आई विल से द बैलेंसिंग इज फ्रॉम द इंडिया साइड, बिकॉज इंडियन फोर्सेस, द बीएसएफ है या जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है या जो भी फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, दे आर वेल बैलेंस, दे नो व्हेन एंड व्हाट एंड हाउ टू हैंडल दी सिचुएशंस एंड व्हाट टू डू, क्योंकि उन लोगों के पास सब कुछ है। और वो हम लोग सब इन फेजेस से गुजरे हैं और हमारी फौजें जो हैं, फोर्सेस हैं, वो तैयार हैं। They are well trained for these occasions to be handled very professionally. Whereas in Pakistan, it's not like that. It's only the muscle power. It's the gun power. तो वो उसमें वो जितना उस चीज को मसल पावर या गन पावर से सप्रेस करेंगे उतना ही बढ़ेगा। ब्रिटेन या जब हम आजादी के लिए, जो हमारे पूर्वज आजादी के लिए लड़ रहे थे, सब कुछ यूज हुआ। तो क्या आपको लगा कि जज्बा कम हुआ आजादी का? नहीं कम हुआ, उल्टा और बढ़ा। तो यही चीज इस समय पाकिस्तान में है, पीओजेके में है, कि वो जितना फोर्स यूज करेंगे उतना रेबेलियन हर घर से, जैसे वो कहते थे ना, जम्मू कश्मीर से निकलेंगे, उनके हर घर से लोग निकलेंगे और वो दे विल बी ऑन द रोड्स, they will get what they want। और this is not for the first time, they had been, क्योंकि वहां पे चलो हिंदुस्तान में आप कहते हैं कि हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, वहां तो एक ही कौम है ना, they are your own brothers, they are from your own religion, so why you are treating them like this? आप उनके साथ इतनी ज्यादतियां क्यों कर रहे हैं? क्या अब हमारे हिंदुस्तान के, जैसे कैप्टन साहब ने बोला, क्यों नहीं कोई नेता बोलता? हमारे यहाँ तो किसी और रिलीजन के कहीं जाति हो जाए, हम सब खड़े हो जाते हैं उस जाति के खिलाफ, उस चीज के खिलाफ। सो वहां तो एक ही मुस्लिम कम्युनिटी है, सो हजारों के, आप देखिए शिया और सुन्नीस के बीच में कितना होता है वहां पे, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी क्यों चुप है इस चीज पे? क्यों नहीं वो इसमें इंटरवीन करते? तो बात सीधी है कि आप जितना बल इस्तेमाल करेंगे उतना रिबेलियन फोर्स, वो टारगेट, इट विल पुश यू बैक, वो वापस हिट करेगा। सो इट्स नॉट इजी फॉर देम टू बैलेंस। हाँ, फॉर इंडिया इट्स वेरी इजी टू बैलेंस, वी नो हाउ टू बैलेंस, और हमें पता है किसको क्या चाहिए और कब चाहिए। बिल्कुल मैम, मैं करता हूँ जी। हाँ जी जी, किस तरीके से किसको उसका अपना शेयर और उसका राइट दिया जाए। बिल्कुल। मैं रुक करता हूं दोबारा आपका मैम, मैं रुक करूंगा डॉक्टर अभिषेक अलावसर का। सर, क्या पीओजे में उभरा असंतोष पाकिस्तान के दूसरे संवेदनशील क्षेत्र जो हैं, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, तो उनमें क्या संदेश दे रहा है? क्या वहां पर भी और आक्रामक स्थिति हो सकती है आने वाले समय के अंदर? फिर पाकिस्तान का क्या होगा? देखिए, एक तो हमें ये समझ में आ गया कि भारत और पाकिस्तान में अंतर क्या है। भारत एक डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी की अपनी समस्याएं होती हैं, समस्याओं को हल करने में समय लगता है, परंतु डेमोक्रेसी में वो ऐसे ही है कि जैसे कहीं कोई बच्चा अगर रो रहा है तो ऐसा तो हो सकता है कि देर से पहुंचे, पर जरूरत पे समय पहुंच जाती है, उसको समझने की कोशिश की जाती है। पर पाकिस्तान एक मिलिट्री रूल्ड स्टेट है, वो एक मिलिट्री एक एस्टेब्लिशमेंट है, एक तरीके से जैसे म्यांमार वगैरह में हुंता गवर्नमेंट्स है, ये एक झूठी डेमोक्रेसी पूरी दुनिया के सामने दिखाते हैं, जबकि वहां पे डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं है। और ये आइडिया ऑफ पाकिस्तान के एक इस्लाम के नाम पे वो एक देश बना सकते हैं, देश के, हमारे देश का विभाजन किया जा सकता है, वो आज की तारीख में हम फेल होता हुआ देख रहे हैं। बलोचों को, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि बलोचों को हमें जितना हो सके इंटरनेशनल फोरम्स पे सपोर्ट करना चाहिए, वो हमारे भाई हैं और वो हर तरीके से डेली पाकिस्तान की आर्मी को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। पख्तूनख्वा में टीटीपी वाले जो हैं वो भी अपने जितनी उनकी हैसियत है उस हिसाब से पूरा हम जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी एक वो वाहिद कायर आर्मी है जो अपने ही लोगों के ऊपर एयरफोर्स का इस्तेमाल कर रही है, जो कि ह्यूमन चार्टर्स के हिसाब से एक बहुत बड़ा क्राइम है। ये यूएन पता नहीं कहां सो रहा है
अपने नागरिकों के ऊपर वो एयरफोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो कश्मीरी पीओजेके वाले जो है, ये सीख रहे हैं धीरे धीरे बीएलए से, पख्तूनख्वा के लोगों से। इनको भी मैं कहता हूं आर्म्स पुट अप करने पड़ेंगे, वरना ये पंजाब जो है, ये जो पंजाबी आर्मी है वहां की, ये टेररिस्ट आर्मी जो है, ये जो फील्ड मार्शल जो अपने आप को हारने के बाद, तमाचे खाने के बाद भारतीय सेना से अपने खुद का प्रमोशन कर लेते हैं, इन लोगों को रात में इन लोगों का डर सताना चाहिए और सताने लगा है। इसीलिए इन्हें हिंदुस्तान के बराबर दुश्मन बताना शुरू कर दिया है। इंटरनेशनल फोरम्स पे भी इनकी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। ये आग बढ़नी चाहिए और ये पाकिस्तानी आर्मी और कमजोर होनी चाहिए, क्योंकि हमारी दुश्मनी पाकिस्तानी अवाम से नहीं है। हमारी दुश्मनी केवल वहां की इस टेररिस्ट बनाने वाली जो आर्मी है, हमारी दुश्मनी उनसे है, उनकी सोच से है, और ये हार रही है, इसकी हमें खुशी है। जी ठीक है सर, मैं करूंगा दोबारा रुक। मैं ग्रुप कैप्टन युगदाना सर का रुक करता हूं। सर, एक बात निकल के सामने आई थी, हालांकि इस टॉपिक से रिलेटेड ही आप समझ लीजिए। जिस तरह से पाकिस्तान से एक खबर सामने आ रही थी, जहां पर प्रधानमंत्री को बुलाने के लिए एससीओ मीटिंग के लिए 2027 में जो होगी, जिसकी मेजबानी जो पाकिस्तान कर रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो न्योता देने वाले हैं। इस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरीके से देखते हैं? साहिल जी, देखिए, एससीओ बहुत बड़ा फोरम है, और जितने भी ऐसे फोरम होते हैं, एससीओ हो गया, ब्रिक्स हो गया, एक समय में सार्क होता था जी। सार्क बहुत कमजोर पड़ गया है। ये सारे जो फोरम्स होते हैं, इसमें उम्मीद ये की जाती है कि एक जॉइंट कंसेंसस बनेगा, और आमतौर पे इन सब फोरम्स में द्विपक्षीय संबंधों को तूल नहीं दिया जाता, ये अंडरस्टैंडिंग होती है। मैं एक मोटा मोटी एग्जांपल देता हूं। अब एससीओ की बात हो रही है, भारत नहीं जाएगा क्योंकि पाकिस्तान में हो रहा है, तो अगली बार पाकिस्तान भी उसको याद रखेगा, और जब भारत में होगा तो पाकिस्तान भी नहीं आएगा। चीन है, कल कोई बोलेगा कि हम चीन में नहीं जाएंगे, शी जिनपिंग बोलेंगे कि वो भारत में नहीं आएंगे, तो फिर पता लगा वो ऑर्गेनाइजेशन ही कोलैप्स हो गई। मैं साहिल जी आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ऐसा ही कुछ सार्क के साथ ही हुआ। सार्क जो है वो कमजोर क्यों पड़ गया? अब तो सुप्त प्राय हो गया है, लुप्त प्राय हो गया, क्योंकि पाकिस्तान को लगा कि सार्क का इस्तेमाल करके भारत जो है रीजनल पावर बनता जा रहा है। तो पाकिस्तान को जेलसी हुई, ईर्ष्या हुई, तो उसने सार्क को बाइकॉट करना शुरू कर दिया, सार्क को तवज्जो देना, इंपॉर्टेंस देना बंद कर दिया। नेट रिजल्ट कौन है? लूजर कौन है? श्रीलंका, मालदीव्स, बांग्लादेश, नेपाल, ये सब भारत के साथ मिलकर प्रगति के पथ पर, उन्नति के पथ पर आगे जा रहे थे। कुल मिला के बात है कि चाहे ब्रिक्स हो, चाहे सार्क हो, अभी जैसे क्वाड बना है, इनमें द्विपक्षीय मामलों को ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए, क्योंकि आज हम नहीं जाएंगे तो क्विड प्रो क्रो आज से 2-3 साल के बाद जब हम लोग होस्ट होंगे, तो पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय भी उसको भूलेगा नहीं। वो भी कहेंगे कि ठीक है, उनकी तरफ से भी एक उनका विदेश मंत्रालय से एक कोई सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी भेज देंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में द्विपक्षीय मामलों को पीछे रखना चाहिए, और जो बृहंगम बर्ड्स आई व्यू है उसको फॉलो करना चाहिए। जी ठीक है सर, मैं रजीम का रुख करता हूं। मैम, भारत को इस पूरे घटनाक्रम पर किस तरह की सुरक्षा और रणनीतिक सतर्कता बरतनी चाहिए? क्या किसी विशेष खतरे की आशंका इस पूरे घटनाक्रम पर दिखाई देती है जो पीओजेके में हालात बने हुए हैं? देखिए, जैसे जब बांग्लादेश का हुआ था तो देयर वाज ए मास माइग्रेशन टुवर्ड्स द बंगाल, वेस्ट बंगाल की तरफ बहुत ज्यादा था। तो आई थिंक उस चीज को, बॉर्डर्स को हमें जिस हिसाब से, आई थिंक ये सब चीजें एमएचए ने भी और देखी होगी, एमईए ने भी देखी होगी, क्योंकि वहां पे एक थोड़ा सा एक वीक पॉइंट आता है कि वो लोग अगर उस तरीके से नहीं देर से कि लेट्स क्रॉस द बॉर्डर्स, तो वो चीज हो सकती है। उसके लिए आई थिंक हमारी, आई एम श्योर, आई एम कॉन्फिडेंट ऑल्सो कि हमारी फोर्सेज उस चीज के लिए तैयार हैं, दे आर वेरी कैपेबल ऑफ हैंडलिंग सच सिचुएशंस। और इंडिया की जहां तक बात आती है, आप बताइए, हमें मालूम है वो हमारा पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है। सिंस 1947
तो क्या भारत ने कोई ऐसी स्ट्रैटेजी की जिस हिसाब से पाकिस्तान से हमें मिलिटेंसी यहाँ पे आ रही है? तो क्या हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया ना, इंडिया ने तो कुछ नहीं किया। एक सिविलाइज्ड, एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने के नाते वी वेटेड, वी आर स्टिल वेटिंग फॉर दैट। और एक अच्छा सा एक रिजल्ट आएगा, कहीं ना कहीं लोग खुद तंग होकर उस चीज को डिफाई करेंगे, जबकि हम अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में वो सीट्स को अभी तक रख के बैठे हुए हैं कि ये बिल्कुल सीट्स हमारी पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की है। तो इससे ज्यादा और गैलेंट्री और सिविलाइज्ड और जिसको हम कहें कि एक अच्छी जो सभ्य समाज, इससे ज्यादा और एग्जाम्पल क्या हो सकती? रेस्ट वी हैव टू बी अलर्ट। और बिकॉज हम, जैसा कि पहले भी कहा, हम पाकिस्तान के खिलाफ भी नहीं है, हम खिलाफ है उस सोच के कि जो एक सोच सिर्फ मरने मारने पे रख रही है और तबाही की तरफ जा रही है। आपको नहीं मालूम कि आप जनरेशंस को तबाह कर रहे हो? क्या डेवलप्ड कंट्रीज हैं? आप मुझे बताइए, सिर्फ आर्मी रूल्स है? इतने बड़े तगमे जनरल्स और उनके ब्रिगेडियर्स में है, वो किस चीज के हैं? कौन सी जंग जीती, कौन सा महाज फतेह किया जिसके सब वो दे डेकोरेट देमसेल्फ, खुद ही डेकोरेट किया, खुद ही प्रमोशन ले ली। हम उस, इससे अच्छा होता कि अगर जैसे हमारी इंडियन आर्मी गुडविल गेस्चर्स है, उनके स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, टेक्निकल कॉलेजेस हैं, दे स्पॉन्सर द विलेजेस, वो उन विलेजेस को ओन करते हैं। उन्होंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप अगर आज ये सिचुएशन आई है, वो तभी आई है कि ना वहां एजुकेशन है, ना वहां राशन है, ना वहां मेडिकल फैसिलिटी है, ना वहां पे रोड्स है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, ना प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं। तो वो बच्चे, वो जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन, चौथी पांचवी जनरेशन ने तो उठ के कहना है कि हम लोग धरती पे बोझ क्यों बने हुए हैं। सो इस सिचुएशन के लिए इंडिया इज वेट एंड वॉच, और आराम से जी हम अपने आप को अलर्ट कर रहे हैं कि ठीक है, हम पे कुछ अगर ऐसा आता है जिम्मेवारी, तो हम उस जिम्मेवारी को निभाएंगे एज एन ए गुड नेशन, एज एन ए गुड नेबरहुड, और ऑन द ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स कि कुछ भी हो, एक ह्यूमन लॉस है, एक इंसानी जीवन जा रहा है, और कितनी माओ के बच्चे जा रहे हैं, कितनी औरतें विधवा हो रही हैं, और घरों के घर तबाह हो रहे हैं। क्यों? बिल्कुल क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी इस पे कुछ नहीं कह सकती कि व्हाई यू आर फाइटिंग विद योर ओन पीपल? बिल्कुल और उन्हीं पे आप चला रहे हो कि जैसे कहा कि आप एयरफोर्स यूज कर रहे हो फॉर दोज ए हैंडफुल ऑफ द पीपल। व्हाई डोंट यू लिसन टू देम? व्हाई डोंट यू टॉक टू देम? और कम से राइट कम अगर आप 2 स्टेट्स या 3 स्टेट्स को, आप 4 स्टेट्स को डेवलप कर रहे हो, व्हाई नॉट, जिसकी वजह से आपकी पहचान है। ये वो है कि जो आपकी कंट्री के लिए आपकी पहचान है, आप उनको क्यों नहीं देख रहे? सो इंडिया एज एन ए गुड, आई विल से द गुड नेबरहुड, जैसे हम कहते हैं हम फ्रेंडली नेबरहुड है, हम वही फर्ज निभाएंगे। जरूरत मदद पड़ेगी तो मदद भी देंगे, राशन भी भेजेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, मेडिकल फैसिलिटी भी भेजेंगे। लेकिन जब हमारी उस पे आएगी आन पे, तो फिर हम किसी को नहीं देखेंगे। ये दोनों चीजें दे आर क्लियर। अगर हमारी आन पे आएगी, हमारे देश की शान पे आएगी, सो वी आर नॉट compromising on these situations। हाँ, जहाँ humanitarian grounds है, India will definitely help and we are very alert। और हमारी जो borders हैं, they are well secure। अगर वहां से भी कोई लोग आना चाहते हैं, so हम उनको भी काउंसलिंग करके कहेंगे कि आपका देश, जब तक आप उस देश में हो, तो वो जी आप ही का देश है। तो और इसे बड़े आराम से और इज्जत से और हिंसा का मत अपनाइए, अहिंसा के मार्ग पे चलिए, उसमें बहुत ताकत है, और वो आपको कुछ ना कुछ आपके रिजल्ट्स लेके देगी। बिल्कुल मैम, मैं रुक करूंगा डॉक्टर अभिषेक रावत का। सर, आने वाले कुछ महीनों के अंदर पीओजे की स्थिति को लेकर आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा चिंता क्या मानते हैं? देखिए, ये वहाँ के लोग भी, अभी जो पाकिस्तानी सियासतदान हैं, वो भी इन कश्मीरियों को, मासूम निहत्थे कश्मीरियों को, जो अभी केवल अनप्रोवोक्ड, इस तरीके के अनआर्म्ड रेवोल्यूशन एक तरीके से वो लोग कर रहे हैं, इन लोगों को इतना बड़ा दुश्मन बता रहे हैं कि भारत से इक्वेट कर रहे हैं उन्हें। तो जैसा कि उनके नैरेटिव से, जिस तरीके का आईएसआई का नैरेटिव है और वहाँ के जो आला अफसर हैं उन लोगों का नैरेटिव है, उनका मानना यह है कि ये लोग वो हैं कि ये एहसान फरामोश हैं, इनके लिए हमने बहुत जानें दी है, ये किया है, वो किया है। परंतु हकीकत ये है कि कश्मीर के नाम पे पाकिस्तान ने दुनिया से जितना पैसा चंदा इकट्ठा किया है, इस कश्मीर का नाम इस्तेमाल करके, इंटरनेशनलाइज करके इस मुद्दे को, अमेरिका से, सऊदी अरबिया, जितनी भी अरब कंट्रीज हैं, उनसे जितना चंदा इन्होंने इकट्ठा किया है, वो सब का सब कहीं ना कहीं फनल होके वापस यूएस, कनाडा, यूरोप, इन कंट्रीज में पहुंच गया है। इन जनरल्स, ब्रिगेडियर्स वहां के, इनकी इलीगल प्रॉपर्टीज वहां पे बड़ी बड़ी तैयार हो गई। आज
रिपोर्कर्शंस जो मुझे को भारत के लिए देखने के लिए मिल रही है, जो चिंता के लिए हमारा विषय है, वो यही है कि कहीं ऐसा ना हो कि वहां के लोग भारत में आने का प्रयत्न करें। परंतु जो सबसे बड़ी चिंता इसमें मेरी पर्सनली और जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है उसकी है कि पाकिस्तान वो मक्कार देश है, वो उसका भी मौका हमारे खिलाफ उठाने के लिए कर सकता है। वो ऐसा हो सकता है कि हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे वहां से रिफ्यूजीज को एक्सेप्ट करें और उसी में वो अपने कुछ गंदे इरादे रखने वाले लोगों को हमारे यहाँ इन्फ्यूज करने की शुरुआत कर दे। ये जी एक चिंता का विषय है हमारी डिफेंस जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके दिमाग में। इसीलिए हमारी इच्छा ये है, हमारी, अब देखते हैं हम कैसे इसको करेंगे कि वहां से हम रिफ्यूजी इस बार एक्सेप्ट नहीं करेंगे जिस तरीके से बांग्लादेश से हमने एक्सेप्ट कर लिए थे 71 के टाइम पे। इस जी बार हम केवल इतना कहेंगे कि हम अपनी तरफ से जो जितने भी इंटरनेशनल फोरम्स हैं हम उनकी आवाज उठाने के लिए तैयार हैं, परंतु ये आजादी की लड़ाई उन्हें खुद ही लड़नी पड़ेगी। और ये लड़ाई उस दिन तक खत्म नहीं होगी साहिल जी, जब तक ये जो वहां के जर्नल्स हैं इनके घरों से इन लोगों को निकाल निकाल के इनके साथ वो ही सलूक ना किया जाए जो बांग्लादेश में किया गया। वो ही सलूक इनके साथ करना पड़ेगा। एक इंटरनल वहां पे रेवोल्यूशन की आवश्यकता है। भारत अगर इसमें डायरेक्टली इंटरफेयर करता है तो हमारे हाथ जलने की भी संभावना इसमें बन जाती है। जी बिल्कुल, काफी अहम बातें रखी हैं आप तीनों ने। आपको तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। ग्रुप कैप्टन युग देवनाथ सर धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। रजनी मैम आपका भी धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। और डॉक्टर अभिषेक अलावा सर आपका धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। तो पीओजेके में जारी घटनाक्रम केवल स्थानीय विरोध का मामला नहीं बल्कि शासन, प्रतिनिधित्व और नागरिक अधिकारों से जुड़े कई गंभीर सवाल सामने ला रहा है। अलग अलग पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं और कई आरोप स्वतंत्र रूप से सत्यापित होना बाकी हैं। आने वाले दिनों में पाकिस्तान सरकार की प्रतिक्रिया, स्थानीय नेतृत्व की रणनीति और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का रुख इस पूरे घटनाक्रम की दिशा तय कर सकता है। फिलहाल इतना तय है कि पीओजेके का मुद्दा एक बार फिर वैश्विक चर्चा में है और इसके हर घटनाक्रम पर पूरे दक्षिण एशिया की नजर बनी रहेगी।